हेलो स्टूडेंट्स, मैं आफाक अहमद। विज्ञान कक्षा 10वीं का अध्याय 2 धातु एवं अधातु हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने धातुओं के बारे में जाना और उसके विभिन्न गुणधर्मों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो धातुओं की विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। असल में हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी धातु किस चीज़ के साथ ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है और कौन सी धातु कम क्रियाशील होती है। तो हम लोग अलग अलग तरीके की जो है इसमें अभिक्रियाएं कराएंगे। उसके ज़रिए से देखेंगे कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील होती है और कौन सी धातु कम क्रियाशील होती है। सबसे पहले हम लोग धातु का वायु में दहन कराएंगे, या इसको दूसरी भाषा में कहा जाए तो हम लोग जो है वायु धातु की ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया कराना, वायु में दहन कराना एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग विभिन्न धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा कर देखेंगे कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी कम क्रियाशील है। जब भी हम लोग किसी धातु की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो धातु ऑक्साइड हम लोगों को प्राप्त होते हैं। जो भी हम लोग ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे या ऑक्सीजन में दहन कराएंगे तो उसके ऑक्साइड हम लोगों को प्राप्त होंगे, जैसे दो एग्जाम्पल हम लोगों को नीचे दिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने कॉपर धातु की ऑक्सीजन से क्रिया कराई है या इसको गर्म किया है, तो हम लोगों को कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। कॉपर को जब गर्म करते हैं तो उसके ऊपर काले कलर की एक परत जम जाती है, यही परत जो है ये उसका ऑक्साइड होता है। तो ये जो काले कलर की परत जम जाती है तो वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ये हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम को गर्म करने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरह कोई और धातु भी हम लोग देख सकते हैं और उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो हम लोगों को उस धातु के ऑक्साइड इसके ज़रिए से प्राप्त होंगे। हम लोग पिछली कक्षाओं में एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसकी प्राकृतिक क्षारकी होती है, वो क्षारकी प्रकृति का होता है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऐसे भी हैं कि जिनके ऑक्साइड ना तो अम्लीय होते हैं ना क्षारीय, बल्कि ये दोनों तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं। वो अम्लीय जो है ऑक्साइड के उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं और क्षारकी भी प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जो दोनों प्रदर्शित करते हैं, जब उनकी क्रिया अम्ल से या क्षार से किसी से भी कराई जाती है तो वह लवण देते हैं और जल प्रदान करते हैं। जब हम लोग उन ऑक्साइड धातु ऑक्साइड जिनको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाता है, जो दोनों तरह की प्राकृतिक शो करते हैं, अम्लीय भी और क्षारकीय भी, जब ऐसे धातुओं के ऑक्साइड की क्रिया अम्ल या क्षार से की जाती है तो दोनों लवण यानी सॉल्ट और जल H2O प्रदान करते हैं। ऐसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं जो दोनों तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं। नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसकी हम लोगों ने एक क्रिया कराई अम्ल से। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि दोनों तरह के गुण प्रदर्शित करता है, अम्लीय भी और क्षारकीय भी, इसकी हम लोगों ने पहले क्रिया कराई है अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से। जब इसकी क्रिया हम लोगों ने HCl से अम्ल से कराई तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हम लोगों को प्राप्त हुआ। ये एक लवण है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लवण है और जल प्राप्त हुआ। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, उनकी जब हम क्रिया अम्ल या क्षार से कराते हैं तो वो लवण उससे प्राप्त होते हैं और जल प्राप्त होता है। इसी तरह से इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हम लोग क्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग इसकी क्रिया करा रहे हैं, एक बेस है, एक बेस से एक क्षार से हम लोग इसकी क्रिया करा रहे हैं। तो सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO3, सोडियम एल्यूमिनेट ये सोडियम एल्यूमिनेट भी एक लवण है, सोडियम एल्यूमिनेट भी एक लवण है। तो हम लोगों को यहाँ पर भी लवण प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ। तो जब भी हम लोग किसी उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, दोनों व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे ऑक्साइड की जब क्रिया हम लोग अम्ल या क्षार से कराएंगे तो वो एक तो लवण देगा प्लस उसमें जो है जल हम लोगों को प्राप्त होगा।
इसके अलावा कुछ धातु है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है ना, इसी तरह की कुछ और धातु हैं, ये जो है इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती है कि हवा में खुला अगर इनको रख दिया जाए तो ये आग पकड़ लेंगी। ये इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती हैं कि अगर इन धातुओं को हवा में खुला रख दिया जाए तो ये धातुएं आग पकड़ लेंगी। इसलिए इन धातुओं को खुले में नहीं रखा जाता है कभी भी, बल्कि इनको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। आप लोगों का यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि ये धातुएं इतनी अधिक क्रियाशील होती है कि खुले में रखने पर ऑक्सीजन से क्रिया कर लेंगी या आग पकड़ लेंगी, इसलिए इनको खुले में रखने की बजाय केरोसिन में डुबोकर इनको रखा जाता है। इसके अलावा भी सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इस तरह की जो धातुएं हैं ये ऑक्साइड की पतली परत जमा लेते हैं। हम लोग इनको जब रखते हैं खुले में ऐसे जनरली, तो ये ऑक्सीजन की परत बना लेते हैं अपने ऊपर, और ये ऑक्सीजन की जो परत है ये इसको उस धातु को जलने में जो है उस धातु को जलाने में या उसका दहन करने में जो है वक्त लगाती है, टाइम लगाती है। इसके अलावा सिल्वर है, गोल्ड है, यह ना बहुत ज़्यादा अधिक ताप पर कभी भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती हैं। ये ऐसी धातुएं हैं जो अत्यधिक ताप अगर हम लोग इनका बढ़ा दें तो ये जल के वायु के साथ क्रिया नहीं करती हैं या इनका इसका दहन नहीं होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि धातु को वायु में दहन करने पर हम लोगों को अलग अलग तरह की क्रियाशीलता प्राप्त होती है। कोई धातु जल्दी गर्म हो जाती है, कोई धातु जो है एक लंबा टाइम लगाती है ना, कोई धातु जो है क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, कोई धातु जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। लेकिन ये है जनरल कि सभी जनरल जो धातुएं हैं ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। सबकी क्रियाशीलता अलग अलग होती है, कोई बहुत तेज़ी से क्रिया करेगा, कोई जलाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, और कोई जो है ऑक्सीजन के साथ में क्रिया नहीं करेगा। तो ये हम लोगों का हुआ धातु के वायु में दहन करने पर किस तरह की रिएक्शंस हम लोग को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, धातु की जल के साथ अभिक्रिया। धातु, कोई भी धातु है उसको जल के साथ अगर अभी लोग अभिक्रिया कराएं, पानी के साथ उसको अभिक्रिया कराएं, तो किस तरह की अभिक्रिया उसमें हम लोग को मिलेगी। जल के साथ अभिक्रिया कराने से मतलब खाली जो है लिक्विड जल के साथ नहीं है, बल्कि उसके अलग अलग फॉर्म में हम लोग उनको कर सकते हैं। ठंडे पानी में, गर्म पानी में, या फिर उसकी भाप के साथ में भी हम लोग उसकी क्रिया कराकर अलग अलग उसमें देखते हैं हम। जब भी हम लोग किसी धातु की जल के साथ क्रिया कराते हैं, जब भी हम लोग किसी धातु की जल के साथ क्रिया कराते हैं तो हम लोगों को धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जब भी किसी धातु की जल के साथ क्रिया कराते हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। जब इस धातु के जो ऑक्साइड हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है, इसको फिर से अगर हम जल के साथ क्रिया कराएंगे तो फिर धातु हाइड्रोक्साइड जो भी धातु है उसके हाइड्रोक्साइड हम लोगों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके आगे और भी रिएक्शंस है, पोटेशियम है, सोडियम है, और इसी तरह की कुछ धातु होती हैं जो ठंडे जल के साथ में बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करा लेती हैं। ऐसी धातुएं हैं जिस तरह सोडियम है, पोटेशियम है, हम लोगों ने पहले भी देखा कि ऑक्सीजन के साथ फटाफट क्रिया करती है, ये जल के साथ में भी बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर लेती हैं। और जब जल के साथ में तेज़ी से अभिक्रिया कर लेती हैं तो ये ऑक्सीजन गैस तो छोड़ती हैं, इसके साथ में इसमें ऊष्मा भी निकलती है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसी अभिक्रिया कि जिसमें उत्पाद के साथ में ऊष्मा भी हम लोगों को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सोडियम है, पोटेशियम है और इसी तरह की धातुएं हैं, तो ये जल के साथ जब इनकी क्रिया कराते हैं तो ये लवण बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, और प्लस ये जो है ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो ये ऊष्मा जो है हाइड्रोजन गैस को फटाफट जो है वहीं पर तत्काल जला देगी, प्रज्वलित कर देगी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना जलाना, उसको जो है चमकाना। तो ये हाइड्रोजन गैस को वहीं पर फटाफट जो है ये ऊष्मा जला देती है। इसी तरह से हम लोगों ने पोटेशियम के साथ क्रिया कराई और इसके यहाँ पर सोडियम के साथ में क्रिया कराकर हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को प्रदर्शित किया है तो किस तरह से पोटेशियम और सोडियम और इसी तरह की कुछ धातुएं क्रिया करके जल से क्रिया करती हैं और ऊष्मा उत्पन्न करती हैं।
एक धातु है कैल्शियम। कैल्शियम जो है, जैसे भी हम लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा कि वो फटाफट तेज़ी से क्रिया कर रही है, लेकिन कैल्शियम एक ऐसी धातु है जो जल के साथ में बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करती है। कैल्शियम ऐसी धातु है जो जल के साथ में धीमी गति से प्रक्रिया करती है, धीमी गति से जो है क्रिया करती है। इसमें भी हम लोगों को हाइड्रोजन गैस मिलेगा, लेकिन ऊष्मा जो है वो बहुत कम मात्रा में मिलती है। ऊष्मा जो है बहुत कम मात्रा में मिलती है। पिछले उसमें हम लोगों ने देखा कि सोडियम और पोटेशियम के साथ में जो हाइड्रोजन गैस निकली थी और साथ में जो ऊष्मा उत्पन्न हुई थी, वो ऊष्मा इतनी ज़्यादा थी कि उसने हाइड्रोजन को जला दिया था या हाइड्रोजन को प्रज्वलित कर दिया था। लेकिन यहाँ पर ऊष्मा इतनी अधिक मात्रा में इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो जो है कैल्शियम को जला सके। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रोजन को जला सके। तो यहाँ पर ऊष्मा मिलती तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम मात्रा में। और ये जो है कैल्शियम जो है जल से क्रिया बहुत स्लो मोशन में धीमी गति से करता है। इसके अलावा कुछ हम लोगों के धातुएं ऐसी हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, लोहा है, जिंक है ना। इस तरह की धातुएं ऐसी हैं जो ठंडे जल के साथ में और गर्म जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं, है ना। सॉरी, कुछ धातुएं एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, इस तरह की कुछ धातुएं ऐसी हैं जो ठंडे और गर्म दोनों जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं। ऐसी हैं जो दोनों जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं, बल्कि हम लोगों को उस पानी को भाप में कन्वर्ट कराना पड़ेगा उसकी जल से क्रिया कराने के लिए। जब हम लोग इस पानी को भाप में कन्वर्ट कराएंगे और इस भाप की क्रिया धातु हम लोग कराएंगे धातु से, तो हम लोगों को धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जब भी हम लोग इसके भाप से क्रिया कराएंगे तो हमें धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने आयरन, लोहा या फेरस की जो है जल के साथ में क्रिया कराई है। जब इसकी जल के साथ में क्रिया कराई तो हम लोगों को फेरस ऑक्साइड प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। हमें फेरस ऑक्साइड प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर मुक्त हुई है। इसी तरह हम लोगों ने एल्यूमिनियम की तरफ देखा, तो एल्यूमिनियम भी जल के साथ में क्रिया, जल के साथ में मतलब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर न ये ठंडा जल है ना गर्म जल है, बल्कि ये भाप है। हम लोगों ने इसको भाप में कन्वर्ट किया है और जब इसकी भाप से क्रिया कराई है तो ये उस पदार्थ का ऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस इसके में मुक्त होगी। तो ये हम लोगों ने देखा अलग अलग तरीके की रिएक्शन। इसी तरह से कुछ धातुएँ हैं जैसे लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। इसी तरह की धातुएं जो है जल के साथ में कुछ भी क्रिया नहीं करती है। गर्म जल, ठंडा जल या भाप, आप किसी भी तरह की चीज़ ले लीजिए, ये जल के साथ में कोई भी क्रिया नहीं करेगी। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर कैल्शियम है या सोडियम है, इसमें जब हम लोगों ने जल के साथ में क्रिया कराई थी और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई थी, तो ये हाइड्रोजन गैस जो है कैल्शियम को ले जाकर इसकी परत के ऊपर जो है जमा देती है। हाइड्रोजन गैस है ना, जब मुक्त होती है तो कैल्शियम की परत के ऊपर ले जाकर उसके हाइड्रोक्साइड को जमा देती है। लेड, कॉपर, सिल्वर जैसी जो धातु हैं ये बिल्कुल भी अभिक्रिया जल के साथ में नहीं करती है। इसके अलावा मैग्नीशियम है ना, ये ठंडे जल के साथ में तो अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करती है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं, ये गैस उत्पन्न करती है और उसके साथ में गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि विभिन्न प्रकार की धातुएं, अलग अलग तरह की धातुएं जल के साथ में जब उनकी अभिक्रिया कराते हैं तो जल के साथ में अलग अलग तरीके से वो अभिक्रिया करती है। कोई ठंडे जल के साथ में अभिक्रियाशील होती है, कोई गर्म जल के साथ में, और कोई भाप के साथ में। कोई फटाफट हाथों हाथ और तेज़ी गति से जो है अभिक्रिया कर लेती है और कोई जो है धीमी गति से अभिक्रिया करती है। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, और बाकी इसके आगे की दो और तरह की अभिक्रियाएं हैं जो अम्ल के साथ में और लवण के साथ में है, तो वो मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।